आज हम बात करेंगे राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। राजनीतिक समाजीकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जो 11th क्लास में आपने राजनीति के बारे में कुछ पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम बात करें राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान इस राजनीति विज्ञान को किसके आधार पर, परिभाषा के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो राजनीति विज्ञान को परिभाषा के आधार पर 2 भागों में बांटा। पहला जो था वो परंपरागत दृष्टिकोण था, और दूसरा जो दृष्टिकोण था वो था आधुनिक दृष्टिकोण। अब परंपरागत दृष्टिकोण में कौन कौन सी चीजें आती थी, तो परंपरागत दृष्टिकोण में देखें कि जहां से राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हुआ था वहां से लेकर के और 1945 तक का जो समय था, वहां तक का जो समय माना जाता है, कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का जो समय था, वहां तक जो अध्ययन होता था वो राजनीति विज्ञान का कौन सा दृष्टिकोण था, परंपरागत दृष्टिकोण था। आधुनिक दृष्टिकोण जो माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक माना जाता है, तो 1945 के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में जिन घटनाओं का अध्ययन होता था उनको छोड़ करके कि राजनीतिक समाजीकरण की शुरुआत क्यों हुई, ये कहाँ से आया, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में मानव का अध्ययन होता था और मानव की कौन सी क्रियाओं का अध्ययन होता था, सिर्फ और सिर्फ कैसी क्रियाओं का अध्ययन होता था, राजनीतिक। कहने का मतलब ये है कि मानव बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे मानव आर्थिक क्रियाएं करता है, सामाजिक क्रियाएं करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, सांस्कृतिक क्रियाएं करता है। तो इस प्रकार से मानव के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया जाता था। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता था, आर्थिक क्षेत्र में भी काम करता था, सामाजिक में भी, धार्मिक में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काम करता था। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो 1945 से पहले तक का जो समय है उसमें मुख्य रूप से मानव का तो अध्ययन किया जाता था, लेकिन मानव के कौन से पक्ष का अध्ययन करते थे, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाता था। अब 1945 का जो आधुनिक दृष्टिकोण है 1945 के बाद में, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ये माना जाने लगा कि मानव बहुत सारी क्रियाएं करता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया भी करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो मानव की वे सभी क्रियाएं, ठीक है, जो राजनीतिक पक्ष को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, तो इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी तो मानव का संपूर्ण अध्ययन होगा, मानव के व्यवहार का अच्छा अध्ययन होगा। तो यहाँ पर सभी पक्षों पर जोर दिया जाने लगा, सभी क्षेत्रों पर जोर दिया जाने लगा कि राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी होने चाहिए, जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है। तो इन क्षेत्रों का भी अध्ययन राजनीति से संबंधित होना चाहिए। अब जब ये अन्य जो क्षेत्र आए तो उनसे संबंधित विषय भी आ गए, जैसे सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करने वाला जो विषय आया वो कौन सा हो गया, समाजशास्त्र। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो विषय हो गया, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो विषय हो गया वो कौन सा हो गया, अर्थशास्त्र।
ऐसे अन्य भी हैं। भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन भूगोल में होने लगा। तो ये जो क्षेत्र थे, सामाजिक है, आर्थिक है, तो इनका अध्ययन भी राजनीतिक क्षेत्र में होने लगा। अब जब राजनीतिक क्षेत्र में इन घटनाओं का अध्ययन होने लगा तो आपस में इनके संबंध बढ़ने लगे, एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। तो जैसे समाजशास्त्र है, ये समाजशास्त्र किससे जुड़ा? राजनीति से जुड़ा। तो जब दोनों आपस में जुड़े तो सामाजिक चीज़ों का अध्ययन राजनीति में होने लगा, राजनीतिक चीज़ों का अध्ययन सामाजिक चीज में होने लगा। तो समाजशास्त्र की वे चीज़ें जो राजनीति से जुड़ गई, राजनीति की कुछ चीज़ें समाजशास्त्र से जुड़ गई। तो इस प्रकार दोनों का जो अध्ययन होने लगा, अन्य विषय का भी ऐसे अध्ययन होने लगा। अर्थशास्त्र का अध्ययन राजनीति में होने लगा, राजनीतिक बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होने लगा। तो आपस में एक दूसरे पर अध्ययन होने लगा, एक दूसरे का अध्ययन होने लगा। इसे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहा जाता है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो ऐसा माना जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन होता था वो यूरोपीय देशों का अध्ययन होता था। कौन से देशों का अध्ययन होता था? यूरोपीय देश। आधुनिक दृष्टिकोण में ऐसे देशों के अध्ययन पर भी जोर दिया जाने लगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आज़ादी को प्राप्त किया था, जैसे भारत था। ठीक है, तो एशिया के साथ साथ में अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ साथ में लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, तो ये जो देश हैं, ये जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के ऐसे देश जिन्होंने 1945 के बाद में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आज़ादी प्राप्त की थी, उनका अध्ययन करने के लिए अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, और अंतःनुशासनात्मक अध्ययन के माध्यम से ये सभी क्षेत्र किससे जुड़ने लगे? राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने लगे। जब ऐसा हुआ तो परिणाम ये निकला कि समाजशास्त्र की कुछ चीज़ों का अध्ययन राजनीति में होने लगा। जैसे हम बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण जो विषय है वो कैसा विषय है? तो ये समाजशास्त्र का विषय है। समाजीकरण किस विषय से संबंधित है? तो ये समाजशास्त्र से संबंधित है। अब समाजशास्त्र राजनीति से जुड़ा। जब समाजशास्त्र राजनीति से जुड़ा तो इन बिंदुओं का अध्ययन किस में होने लगा? राजनीति में होने लगा। इसलिए एक नया दृष्टिकोण आ गया जिसे राजनीतिक समाजीकरण कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण का उदय किस में हुआ? राजनीति में हुआ। अब बात करते हैं आखिर राजनीतिक समाजीकरण है क्या। तो राजनीतिक समाजीकरण की हम बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण। अब राजनीतिक समाजीकरण की बात करें कि आखिर राजनीतिक समाजीकरण क्या है, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें किसे पढ़ना है? समाजीकरण को। देखो समाजीकरण किसे कहते हैं? व्यक्ति है ना, व्यक्ति किस में रहता है? व्यक्ति समाज में रहता है। तो व्यक्तियों से मिलकर के क्या बनता है? समाज बनता है। अब इस समाज में जब व्यक्ति रहता है तो समाज के तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये सभी चीजें व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज से ये इन सभी चीजों को व्यक्ति सीखता है। ठीक है, इन सभी चीजों को व्यक्ति क्या करता है? समाज से सीखने का कार्य करता है। ठीक है, जब ये समाज से सीखेगा तो वैसे तौर तरीके, वैसी रीति रिवाज, वैसी परंपराओं को अपनाना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण से व्यक्ति जो है
वो वैसी चीज़ें सीखने लग जाता है जैसा कि वातावरण होता है। अच्छे मनुष्य के साथ बैठोगे तो अच्छी चीज़ें सीखोगे, बुरे मनुष्य के साथ बैठोगे तो बुरी चीज़ें सीखोगे। तो वही समाजीकरण है। समाजीकरण का मतलब हो गया कि समाज में जो व्यक्ति रहता है वो समाज की आदतें हैं, समाज की परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी चीज़ को सीखता है। कहने को समाज की संस्कृति को सीखता है। अब बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो देखो, समाजीकरण का मतलब व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के तौर तरीकों को सीखता है। अब समाज के तौर तरीकों के साथ साथ जब व्यक्ति राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करता है, समाज में रहकर के व्यक्ति जब राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त करने लग जाता है तो इसी को कहा जाता है राजनीतिक समाजीकरण। वापस से देखें तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है कि समाज में रहकर राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना। कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रह करके जब वो राजनीतिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है, उसे पता लगने लग जाता है कि आखिर राजनीति में क्या हो रहा है, तो वो जो अध्ययन होगा उसे हम बोलेंगे राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण में मुख्य रूप से कि राजनीतिक समाजीकरण में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पता लगता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक आपको किताब याद रखनी है कि राजनीतिक समाजीकरण, तो इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये जो राजनीतिक समाजीकरण है इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब इस पुस्तक को लिखने वाला जो विद्वान था वो कौन था, तो हर्बर्ट हाइमन। अब देखो, पहले जो हाइमन था ना, इसके स्थान पर नाम लिखा हुआ था हर्बर्ट साइमन, लेकिन 2020 की जो बुक है उस 2020 की बुक में हर्बर्ट साइमन के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, हाइमन। तो आपको भी हाइमन ही याद रखना है। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी, तो हर्बर्ट हाइमन ने लिखी। अब तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण में कौन कौन से वे साधन हैं जिनसे हमें राजनीति का ज्ञान होता है, तो उन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो साधनों की बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण के साधन। अब साधनों में मुख्य रूप से पहला साधन हम लेते हैं परिवार को, कि आखिर हमें राजनीति का जो ज्ञान है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो परिवार से प्राप्त होता है। कैसे बात करें, तो प्रथम पाठशाला माना गया है। ये परिवार प्रथम पाठशाला किसकी है, बालक की। कि बच्चे का जन्म होता है, परिवार में जन्म होता है, और वो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है, ये परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। इसलिए बालक की पहली जो स्कूल मानी जाती है, पहली जो पाठशाला मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है, परिवार मानी जाती है। और उसके अगर गुरु की बात करें तो उसका जो प्रथम गुरु माना जाता है बालक का, वो माता को माना जाता है, माँ को माना जाता है। तो प्रथम पाठशाला बच्चे की क्या होती है, परिवार होती है। अब परिवार में रहकर के बच्चा क्या सीखता है, आज्ञा पालन। परिवार में बच्चा रहेगा तो वो आज्ञा पालन का जो कार्य है वो सीखना प्रारंभ कर देता है। कि हम बात कर लें कि परिवार, अब परिवार में होता क्या है, परिवार का एक मुखिया होगा, वो मुखिया
घर के सभी सदस्यों को आदेश देगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो घर के जो सदस्य होंगे वो परिवार के मुखिया के माध्यम से जो कार्य दिया जाएगा उन कार्यों को करेंगे। ठीक है, तो ये घर के सदस्य या उन कार्यों को करेंगे। तो जब छोटा बच्चा है वो इन चीज़ों को देखेगा तो वो वहीं से आज्ञा पालन करना प्रारंभ कर देगा। तो एक प्रकार से परिवार में रह कर के बच्चा जो है वो परिवार के जो भी रीति रिवाज हैं, परिवार की जो भी परंपराएं हैं, उन सब को सीखना प्रारंभ कर देगा। अब हम बात करते हैं कि ये शुरुआत तो बच्चे की हो गई, सीखना प्रारंभ कर देता है। फिर क्या होता है कि परिवार का जो मुखिया है, ठीक है, उसके जैसे विचार होंगे किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित। तो राजनीति से संबंधित विचार किसके होने चाहिए? परिवार के मुखिया। कि परिवार का जो मुखिया है उसके विचार राजनीति से संबंधित जैसे होंगे, उसका प्रभाव किस पर आएगा? परिवार के सदस्यों पर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परिवार का मुखिया है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है, ठीक है, तो उसी को वो वोट देगा चुनाव में। तो बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जिस पार्टी को मुखिया वोट देगा उसी पार्टी को वो सदस्य भी वोट देंगे। तो इस प्रकार से परिवार के सदस्यों में, ठीक है, और बच्चों में जो राजनीति का ज्ञान होगा वो किससे होगा? मुखिया से। कई बार क्या होता है कि परिवार के जो ये सदस्य हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं? हट करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर मांग जायज होती है तो परिवार का मुखिया उसे क्या कर देता है? पूरी कर देता है, अन्यथा मना कर देता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना कि सत्ता किस प्रकार से संचालित होती है, ठीक है, उसमें मांगें उठती हैं, वो सभी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला है जिसमें वो आदत पालन सीखता है, आज्ञा का पालन सीखता है, रीति रिवाज परंपराओं का आदर करना प्रारंभ कर देता है, घर के सदस्य जो उसे आदेश देते हैं वैसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जिस पार्टी का सपोर्टर मुखिया होगा उसी पार्टी को सभी सदस्य वोट देते हैं। तो राजनीतिक ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? परिवार से होता है। दूसरे बिंदु की हम बात कर ले कि परिवार के बाद में वो कौन सा बिंदु आएगा जो हमें शासन के बारे में जानकारी देता है। तो बात करते हैं शिक्षण संस्था। अब देखो शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो इसमें स्कूल भी आ गए, इसमें कॉलेज भी आ गए। ठीक है, बात करते हैं कि बच्चा जो है वो परिवार में जो ज्ञान लेकर के आता है उसे स्थायी और मजबूत करना चाहता है। कि जो चीज़ें उसने परिवार में सीखी हैं वो शिक्षण संस्था में जाकर के और मजबूत हो जाती हैं और स्थायी हो जाती हैं। अब जब वो शिक्षण संस्था में जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सभी सदस्य उसको एक ही विचारों के सदस्य मिलेंगे। जैसे हम बात करें कि शिक्षण संस्था में भी जैसे ग्रुप बने रहते हैं, ठीक है, तो कई ग्रुप बन जाते हैं क्लास में। अब यहाँ पर बच्चा जिस ग्रुप से जुड़ेगा ना उस ग्रुप के सदस्यों के जैसे विचार होंगे वैसे विचार किसके हो जाएंगे? उस बच्चे के हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो इस ग्रुप से जुड़ेगा तो इस ग्रुप के जैसे विचार होंगे, उन विचारों का प्रभाव, ठीक है, उस बच्चे पर होगा। अगर वो इस ग्रुप से जुड़ेगा तो इसके जो सदस्य हैं उनका जैसा सोचना है, समझना है, जैसा ज्ञान है उसका प्रभाव उस बच्चे पर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षण संस्था में वो अनुकूलन करना प्रारंभ करता है, समन्वय बनाना प्रारंभ करता है। तो विचारों में समन्वय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कि जो शिक्षण संस्था है वहाँ पर जो टीचर है वो उनको पढ़ाएगा तो टीचर के जैसे विचार होंगे, टीचर के जैसे विचार होंगे, उन विचारों का प्रभाव किन पर होगा? उन शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उन पर उस टीचर के विचारों का प्रभाव पड़ेगा। अगर अर्थों में हम देखें तो जैसे मान लो
बीजेपी पार्टी का सपोर्टर अगर मान लो ये शिक्षक है, तो इसके विचारों से ये जो सदस्य होंगे विद्यालय के या कॉलेज के, वो भी बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। अगर मान लो शिक्षक कांग्रेस पार्टी संबंधित है, तो ये जो विद्वान होंगे क्लास के, वो भी सब टीचर के प्रभाव में आकर के कांग्रेस पार्टी को महत्व देना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चे को ज्ञान होता है वो टीचर्स के माध्यम से और आसपास के जो समूह बन जाते हैं क्लास में, उसके माध्यम से बच्चे को राजनीतिक क्रियाओं का नॉलेज होता है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो दूसरे बिंदु के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें राजनीति का ज्ञान देती है। तो उसमें नंबर आता है अपना राजनीतिक दल का। अब देखो, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी हमें राजनीति का ज्ञान देना प्रारंभ कर देती है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दो देशों की बात करते हैं। एक हम ले लेते हैं भारत, दूसरा हम ले लेते हैं चीन। भारत में देखो, भारत में एक प्रकार से लोकतंत्र है और समाज कैसा है, समाज है खुला। समाज कैसा है, खुला और लोकतंत्र है। जबकि चीन में हम बात करें तो वहां पर साम्यवादी शासन है और साम्यवादी शासन के साथ साथ में समाज कैसा है, बंद समाज है। कहने का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल है, उनके माध्यम से भी हमें राजनीतिक जो घटनाएं घटित होती हैं, शासन में क्या चल रहा है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो सीपीआई हो या सीपीआईएम हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ठीक है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, तो इन पार्टियों के माध्यम से, ठीक है, जैसे कार्य किए जाएंगे उनकी जानकारी किनको होगी, वहाँ के लोगों को होगी। तो जाहिर सी बात है, जैसे वर्तमान में सत्ता किसकी है, शासन किसका है, बीजेपी पार्टी का है, तो अन्य पार्टियां उनकी नीतियां जो सही नहीं है उनका क्या करती हैं, विरोध करती हैं। लेकिन जब हम चीन की बात करेंगे तो चीन में मुख्य रूप से माना जाता है कि एक ही दल का शासन होता है, कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर क्या होता है, शासन होता है। तो वहाँ पर समाज बंद है, वहाँ पर हमें उतनी आज़ादी प्राप्त नहीं है जितनी आज़ादी हमें किस में प्राप्त है, भारत में। तो यहाँ पर साम्यवादी पार्टी की आलोचना विपक्षी दल नहीं कर सकता है, ठीक है, जबकि भारत में ऐसा होता है। भारत में हम पूरी आज़ादी, हम खुले रूप से, ठीक है, शासन के माध्यम से जो गलत काम किए जाते हैं उनकी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। तो इन राजनीतिक दलों के माध्यम से भी हमें राजनीति में क्या हो रहा है उनकी जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। राजनीतिक दलों के बाद में फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, अब राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से भी हमारे विचार बदलते रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पर्व हैं। कैसे पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या होता है, समय समय पर जब ये गतिविधियां संचालित होती हैं तो हम अपने देश को गर्व की भांति देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे आस्था के जो भाव हैं वो हमारे देश में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, राष्ट्रीय पर्व आता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, ठीक है, 2 अक्टूबर है, तो ये जब घटनाएं आती हैं हमारे सामने तो हमारे अंदर राजनीति के प्रति कैसे भाव आने लग जाते हैं,
आस्था के भाव पैदा हो जाते हैं। तो इनसे हमारे देश को एकता मिलती है, मजबूती मिलती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से भी हमें शासन के प्रति हमारे जो विचार हैं, ठीक है, वो प्रभावित होते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक के बाद में फिर हम अंतिम बिंदु की बात करें जो हमें राजनीति का ज्ञान देता है, तो वो आता है जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन। अब जनसंचार के साधनों में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे समाचार पत्र है, अखबार जिसको बोलते हैं, पत्रिकाएं हैं, इसके साथ में टीवी है, रेडियो है, ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या होता है, हमें शासन की जानकारी होने लग जाती है। अब होता क्या है, कई बार हमारे जो विचार है ना, उन विचारों पर सीधा सीधा असर, ठीक है, टीवी चैनल से होने लग जाता है। जैसे मान लो आज हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की, हमने टीवी चला रखा है और रिपब्लिक भारत में जो विचार प्रकाशित हो रहे हैं शासन के प्रति, अगर वो विचार अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उन विचारों को सुन करके हमारे विचार भी उस पार्टी से संबंधित कैसे होने लग जाते हैं, अच्छे होने लग जाते हैं। जैसे मान लो रिपब्लिक भारत है, वो अगर सरकार के कार्यों को अच्छा बताने का प्रयास करता है, तो उस प्रकार से सरकार के कार्यों को हम भी अच्छा मानना प्रारंभ कर देते हैं। आज तक है, आज तक मान लो सरकार के जो कार्य हैं उनको गलत बताना प्रारंभ कर देती है, तो उसके माध्यम से हमारे विचार भी कैसे होने लग जाते हैं, गलत होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो जनसंचार के साधन है, इनका इफेक्ट किस पर आता है, हमारे विचारों पर आता है। तो बात कर रहे थे जनसंचार के साधनों के माध्यम से भी हमें किसका ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है, तो हमें राजनीति का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। अब इनके जैसे विचार होंगे वैसे हमारे विचार होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, उसके कौन कौन से साधन हैं, तो आज हमने उनको अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है।